अगर आप अपने उपाय के साथ अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करते हो और अपनी वाइब्रेशन चेंज करके उस अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाते हो तो रिजल्ट्स आने ही आने हैं। एफर्मेशंस करना इनफ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझता है, यूनिवर्स वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को समझता है। आप गुस्से में ये बोलोगे आई एम गेटिंग द जॉब, यूनिवर्स को ये समझ में आएगा कि मुझे इसको गुस्सा देना है। क्या आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि आप करेक्ट पर्सन से प्यार कर रहे हो? इंसान के अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमेशा बता देता है, उसकी इंट्यूशन बता देती है कि ये बंदा सही है या गलत है। एक्चुअली एंजल क्या सच में होते हैं? हमारा जो अभी का सिनेरियो है वो 3rd डायमेंशन में धरती चल रही है और ये जो एंजल्स होते हैं 5th डायमेंशनल 7th डायमेंशनल के बीइंग्स होते हैं, मतलब हम उनको आंखों से नहीं देख सकते। जैसे पितरों की फोटो हम साउथ में लगा देते हैं, क्या हम जिंदा लोगों की फोटो भी साउथ में लगा सकते हैं? मैम साउथ वेस्ट में लगती है पितरों की फोटो, क्योंकि साउथ वेस्ट में 2 देवताज होते हैं, मृगा और पितृ। ये 2 साउथ वेस्ट की एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। अब फैमिली फोटोज भी साउथ वेस्ट में लगाते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप्स का जोन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है। यहाँ पर हम बात करते हैं कर्मों से रिलेटेड, जहाँ पर हम बात करते हैं अकल्ट साइंस की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, और भी अकल्ट के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके बारे में हम इन डिटेल में बात करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जो मैम हैं वो एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं, जो पर्सनलाइज वास्तु करती हैं, जो कस्टमाइज वास्तु करती हैं, और जो कि इंडिया के टॉप 100 फैक्ट्री वास्तु कंसल्टेंट में से एक हैं। वेलकम टू अनुश्री मैम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है, जहाँ पर हम कर्मों से रिलेटेड सारी बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं, जहाँ पर हम अकल्ट की हर फील्ड को टच करना चाहते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वास्तु होगी। जैसे कि आपने बताया कि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो मैं आपको जानना चाहूँगी कि आजकल एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा मीडिया में छाया हुआ है, हर कोई बंदा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, चाहे वो नॉर्मल 18 से 20 साल का बच्चा हो या हमारे मतलब 30 के बीच में चल रहा हो, या जिसकी लाइफ हो, जो हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं 50-60 साल के, लेकिन सबका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। बट एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब लोग आना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं हर फील्ड में जाकर। तो एक बात बताइए मुझे कि जब एस्ट्रोलॉजिकल वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अगर उनके बर्थ चार्ट, उनके पास बर्थ डिटेल है, तो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि आप हमारा बर्थ चार्ट रीड करके बता दो, इसमें हमें मतलब किसी भी चीज़ में हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, चाहे हमारा वर्क हो गया, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो गई, कुछ भी हो गया, स्टडी हो गया। तो उसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे वास्तु जो लोग होते हैं, वास्तु जैसे आप वास्तु आचार्य हैं, तो आप वास्तु के लिए लोग आपको अपने घर पर बुलाते हैं, वास्तु कराते हैं, वास्तु के थ्रू रेमेडीज कराते हैं, लेकिन आपके पास भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स होते होंगे ना जिन पे वास्तु इफेक्टिव नहीं करता होगा, मतलब जिन पे काम नहीं करता होगा। कई लोग ऐसे हुए आते होंगे कि आपने पर्टिकुलर रेमेडीज वैसी ही की जैसी आप डिज़ाइन करते हैं या जैसी उनके लिए बेनिफिशियल है, बट उनके लिए वो चीज़ काम नहीं करी। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी होता है कि हमने पर्टिकुलर किसी बंदे का बर्थ चार्ट रीड कर लिया, ठीक है, हमने उसको उपाय बता दिया, बट वो उपाय उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि उपाय और वास्तु की चीज़ें किसी लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती है? एक तो वैदी जी मेरे ऊपर मेरे गुरु की, पितरों की और परमात्मा की इतनी कृपा है कि मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। बट मैं आपका जो क्वेश्चन समझ रही हूँ कि बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसको टच बेस करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, आपने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने आपको एक रेमेडी दी, आपने रेमेडी भी करनी शुरू करी। क्या आपने वो रेमेडी पूरे मन से की, दिल से की? सबसे बड़ी बात उस नियम को निभा के की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि एक यूनिवर्स का एक लॉ है, आस्क मतलब मांगो, दूसरा है रिसीव करो। जो आपने मांगा है उसको आप अपना मटका उतना खाली तो रखो, उसको एक रिसीविंग तरीके से एक्सेप्ट तो करो कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है। तो क्या आप उस रिसीविंग मोडस पर हो? क्या आपने एक रियलिस्टिक गोल सेट किया है जो आप मांग रहे हो? और अगर हाँ, तो वो जो रिसीविंग वाली वाइब्रेशन है ना, वो क्या आपकी अट्यून्ड है, क्या वो आपकी सेट है यूनिवर्स से? ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका सक्सेस रेट कितना बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उपाय ले लिया, मुझे जॉब लगनी है, और देने वाले ने बहुत अच्छा उपाय भी दिया, बट क्या आप रोज सुबह उठकर ये इमेजिन कर रहे हो कि आप नए कपड़े पहन के नए ऑफिस जा रहे हो? आपका पहला कदम ज़मीन की जगह आपके नए ऑफिस पे पड़ रहा है। क्या आपने उतना सेल्फ वर्क किया है?
अगर आप अपने उपाय के साथ अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करते हो और अपनी वाइब्रेशन चेंज करके उस अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाते हो तो रिजल्ट्स आने ही आने हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने जैसे जॉब के लिए उपाय, किसी ने आपको बताया आप जॉब के लिए उपाय कर रहे हैं, बस आप उसको उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर एक तरीका बताएंगे कि हमें मैनिफेस्ट करना है कैसे चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैनिफेस्टेशन का ना कोई रूल नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन आता है आपके खुद के अंदर से। आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है, आपको क्या चाहिए और आप कहाँ तक जाना चाहते हो। तो इसके जो बीच का प्रोसेस है उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अब इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपको इमेजिनेशन, आस्क, रिसीव के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो वर्ड्स बोलते हो, मेरे को अच्छा जॉब मिल रहा है, मेरे को अच्छा जॉब मिल रहा है, दिस इज़ नॉट इनफ। जो एफर्मेशंस, जिसको आजकल की जेनजी बोलती है, एफर्मेशंस करना इनफ नहीं है। आई एम गेटिंग द डिज़ायर्ड जॉब, आई एम वेल्दी, आई एम वर्दी, नहीं, दिस विल नॉट वर्क। क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझता है। यूनिवर्स वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को समझता है, उस फीलिंग को समझता है। आप गुस्से में ये बोलोगे आई एम गेटिंग द जॉब, यूनिवर्स को ये समझ में आएगा कि मुझे इसको गुस्सा देना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट में लेके जाना है जो टॉक्सिक है, जो गुस्से वाला है। तो इमोशंस को सही करना फॉर मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैम, आपने भी कभी किसी टाइम पर सोचा होगा कि मैं बैठ के इंटरव्यूज़ दूंगी, कभी यूट्यूब देखते हुए, या मैं इंटरव्यूज़ लूँगी, तो वही मैनिफेस्टेशन आज हुआ है। आज कार्मिक कृत्य इतना बड़ा चैनल बन गया है, तो वरुण जी का कहीं ना कहीं विजन होगा एक जने से, फर्स्ट इंटरव्यू से, कि मैं इसको इतने बड़े स्टेज पे लेके जाऊंगा। तो उनका विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और इमोशन अट्यून्ड था उस ऊपर वाले से वो रिजल्ट लेकर आने के लिए। लाइकवाइज जिंदगी में चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, सब ऐसे ही आता। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप कहना चाह रहे हो कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा विजुलाइज करते हैं वैसी ही चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक शाहरुख खान की मूवी की तरह, कि वो जैसे ओम शांति ओम थी, उसमें वो क्या करता है, वो अपने लास्ट बर्थ में एक स्ट्रगलर एक्टर होता है और वो मैनिफेस्ट करता है कि वो एक टाइम आएगा कि वो प्रेम चोपड़ा जैसे लोग हैं, इनकी मूवीज़ में काम करेगा और काफ़ी लग्जरियस लाइफ जिएगा, और नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ सेम वैसा ही होता जो ऐसे मूवी में हमें दिखाया गया। तो आपके कहने का मतलब है कि मूवी अप्रूव्ड है, मैनिफेस्टेशन काम करती है, बट उसको सही ढंग से करना आना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आस्क, बिलीव और रिसीव हो गया। बट मैम, बंदे ने, कोई भी है जिसने अपना कुछ चाहिए वो मांग लिया यूनिवर्स से, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर ली, उसको उस तरीके से विजुलाइज भी कर लिया कि मुझे ऑफिस चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको, उस तरीके से उसने सारी सराउंडिंग बना ली, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने इनर वर्क नहीं किया। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क, देखिए मैम, एक बात तो हो गई कि यूनिवर्स को वर्ड समझ नहीं आते, इमोशन समझ आते हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को सही कर लिया, इसका मतलब आपका रेडियो एक घर बज रहा था, आपने उसको फाइन ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पे ले आए जो चैनल आपको सुनना चाहते थे। बट अगर आप एक ग्रोसरी शॉप से ज्वेलरी खरीदने जाओगे गोल्ड की, तो क्या वो आपको मिलेगी? नहीं। इसी का मतलब इनर वर्क है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या मत चल रहा है, क्या कोई आपके छोटेपन में, बचपने का कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप वो नेगेटिव सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, किसी का पैसे को लेके कर्मा है, बार बार लॉसेस होते हैं, या एक नौकरी में गया, दूसरी नौकरी से फिर निकाला गया, वो हाइट्स ऑफ ग्रोथ या पैसा नहीं ले पा रहा है, तो उसके अगर हम बचपन में जाएंगे, डिग करेंगे, तो प्रेफरेबली 8 साल से 19 साल के बीच में पैसे को लेके कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें उसको पैसे से डर लगता है, या उसके अंदर ये फीलिंग है कि पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं। पैसा एक वो एनर्जी है जो मेरे को रिपेल करती है या मेरे से दूर जाती है। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग काम आती है। अपने बच्चे को, अपने बालपन में जाकर अपने बच्चे को हील करना। आपने देखा है कई बड़े लोग जिनके फेस पे बहुत इनोसेंस होती है, मासूमियत होती है, वो बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी रखते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, सीरियसली काम करते हैं, बट उसके बाद वो बिल्कुल एक अलग ही जोन में होते हैं, क्योंकि वो अपने इनर चाइल्ड को प्यार करते हैं, नर्चर करते हैं। आपका कोई फेवरेट खाना बचपन से रिलेटेड, उसको खाइए, इमिजिएटली खुशी मिलती है।
अभी किसी से बात हो रही थी आपके ओनर से, तो वो बता रहे थे कि वो इस्कॉन टेम्पल जाते थे अपनी दादी के साथ खिचड़ी खाने, बचपन की याद। अब आपके अगर पर्सन को कभी भी लाइफ में कोई भी परेशानी आएगी, वो इस्कॉन टेम्पल जाएगा और वही खिचड़ी खाएगा, तो उसका पेन रिलीफ होगा। सिचुएशंस को, स्ट्रगल्स को बचपन में जाके निकालना और एम्ब्रेस करना कि जो कुछ था उस समय पर, सही गलत वो उस टाइम पर था, आज सही डिसीजंस ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इनर चाइल्ड हीलिंग है, लविंग योर छोटापन। जैसे आपने बताया इनर चाइल्ड हीलिंग, उसमें क्या मतलब बेसिकली ये करना है कि आप बचपन में जिन चीज़ों को लेकर खुश होते थे, जिन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिल रही थी, आपको बड़े होकर आप कहीं स्टक हो गए हो, तो आप उस बचपन के उस फेज में जाओ, उस चीज़ को जियो, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि अगर उस टाइम पे कुछ मेरे साथ गलत हुआ या किया गया, उसको फॉरगिव करना है। देखिए, आपको उस बंदे को फॉरगिव नहीं करना है, उस सिचुएशन को फॉरगिव करना है, क्योंकि बंदा भी तो मासूम था ना। जैसे आप में अकल नहीं थी, सामने में भी तो नहीं होगी ना। उसने उस समय पर बेस्ट किया, आपने उस समय पर बेस्ट किया, तो रिलीज करना है, फॉरगिव करना है उस नेगेटिव सिचुएशन को, उससे पीस बनाना है, फॉरगिव करके पीस बना के आगे बढ़ना है। और बचपन का कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जैसे कि मैंने बताया, उसको अपने साथ लेके चलो, तो लाइफ में आप ऐसे 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 सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। हम जैसे आपने कहा कि आपके बचपन में, आपके पास्ट में जो भी हुआ, जिन्होंने भी किया उस टाइम पे उन्होंने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना बेस्ट दिया, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि उस टाइम पे जो भी हुआ, उस टाइम वो 2 पर्सन गलत नहीं थे, उस टाइम गलत था, शायद समय गलत था। मैम, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, ना समय सही है ना समय गलत है, समय हम खुद बना रहे होते हैं। सोच, आपकी सोच और पर्सन की सोच में डिफरेंस था, इसीलिए वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन आई ना वो गलत, ना आप गलत, ना वो सही ना आप सही। वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो सिर्फ एक वो पर्टिकुलर इंसिडेंट गलत था, बट अगर आप उस इंसिडेंट को ही माफ़ कर दो कि मैं ये सपोज करो किसी के साथ चोरी हुई, अगर उस चोरी के को ही रिलीज़ कर दिया जाए कि ठीक है, हो गया, वो समय था, निकल गया, चोरी होनी थी, हो गई, बट आज मैं चोर को भी माफ़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी माफ़ कर रहा हूँ कि मैं अपना पैसा नहीं बचा पाया, तो आपके लिए वो ट्रॉमा नहीं रहेगा। पैसे से लेकर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वो पैटर्न वापस चेंज होकर नहीं आएगा, दोबारा कभी चोरी नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग कि पर्सन को कंडेम करो, पर्सन को बुराई मत दो, उस सिचुएशन को फॉरगिव करो, बिकॉज उस समय पर वो बेस्ट था। मैम, जैसे आपने कहा फॉरगिव कर दो, तो जैसे आपने सही गलत की बात करी, सही गलत की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है कि आजकल सिचुएशन जो चल रही है रिलेशनशिप को लेकर, उसमें सब कुछ मतलब एक इंसान, कोई भी 2 इंसान है जिसके लिए एक चीज़ सही है, दूसरे के लिए वो गलत होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ही एक ही बात पे एग्री करते हो। तो इसी सिचुएशन में अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, अब गलती किसकी रही होगी, ये दोनों के लिए सामने वाला गलत है। ऑब्वियसली जब हम किसी से बात करते हैं, हमारे लिए सामने वाला गलत होता है, हम सही होते हैं, हमारी स्टोरी में हम हमेशा हीरो होते हैं। तो हम ऐसे कैसे सामने वाले को फॉरगिव कर दे, किसी ने हमें इतना दुख पहुंचाया है, किसी के एक एक्शन से हम इतना ज़्यादा मतलब पेन से गुजरे हैं, तो उस चीज़ से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं? देखो, इसमें बहुत मेजर 2 बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो कि पेन आपने खुद अट्रैक्ट किया है, आपने खुद ये सिचुएशन माइंड में रखी है, बार बार आपने सोची है, इसीलिए वो आपके सामने आ गई है। आपने पॉजिटिव सोचा ही नहीं ना उस पर्सन के बारे में। एक होती है रियलिटी, एक होती है स्टोरी बनाना। आपका माइंड ऑलरेडी वो स्टोरी बना चुका है, इसीलिए वो रियलिटी में आई है, इसीलिए वो झगड़ा और क्लैश हुआ है। इसके अंदर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, क्या आप अपने आप को इतना प्यार करते हो? इज देयर सो मच सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ है कि आप करेक्ट पर्सन से प्यार कर रहे हो? इंसान के अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमेशा बता देता है, उसकी इंट्यूशन बता देती है कि ये बंदा सही है या गलत है। क्या आपने वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट समझा? क्या वो फर्स्ट इंट्यूशन पढ़ी, समझी? अगर आपने सुनी है तो आप कभी भी डिलेमा में या कभी भी गलत रिलेशनशिप्स में नहीं जाओगे। जस्ट फॉर द हेक कि मेरे को एक रिलेशनशिप में होना है, नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। अगेन, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ डाउन है ना, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मेरे में कुछ कमी है, मुझे ये नहीं मिलेगा तो शायद कोई भी नहीं मिलेगा, मेरे अंदर शायद पैसे की कमी है, या मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, अपने पर काम करो। मतलब आई एम लवेबल, आई एम लव्ड। आप सोचो कि मैं प्यार अपने आप को करती हूँ, मेरे को दुनिया प्यार करती है।
आपको अच्छे रिलेशनशिप्स आएंगे। जैसे कि आपने बात की ना कि बंदा कोई भी इंसान है, चाहे मेल है फीमेल है, वो खुद से प्यार नहीं करता, दूसरे सामने वाले पर रिलाय करता है कि सामने वाला हमसे प्यार करे, ठीक है, वो हमें इतनी सेल्फ वर्थ दे। हमें अपनी वर्थ का पता ही नहीं है। मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को सामने वाले से हमेशा लो रखती है। उसे लगता है कि जो मुझे मिला है वो शायद मैं उससे कम डिजर्व करती हूँ, या ये बहुत ज़्यादा है और मैं इसके लिए कैसे भी करके मतलब इसकी सराउंडिंग में रहूँ, इसके साथ रहूँ, या जो भी हो हमारा। तो ऐसे में लड़कियों को आप सेल्फ लव कैसे करना सिखा सकते हैं? मैम देखिए, लड़कियां तो गॉडेस वीनस होती हैं, शुक्र देवता की ब्यूटी क्वींस होती हैं। उनको किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिल हर लड़की अपने आप में यूनिक है, सुंदर है, अपने आप में एक ऊपर वाले की कलाकृति है। ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि लड़कियों को ये सिखाया ही नहीं गया है कि सेल्फ लव कैसे किया जाए। इसके लिए मैं हर लड़की को बोलती हूँ बचपन से मिरर वर्क करिए। अब आप पूछेंगे मैम ये मिरर वर्क क्या है? देखिए, हर लड़की को शीशे में जाके ना सजने संवरने का बड़ा शौक होता है, बट क्या आप शीशे के आगे खड़े होके सेल्फ टॉक कर सकते हो? सेल्फ टॉक का मतलब क्या आप अपने आप से बात कर सकते हो? ये हाईएस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल वे है सेल्फ टॉक करने का, सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने का। मिरर में देख के बोलो, I am wealthy, I am healthy, I am divine, I am the perfect gift of divine, I am beautiful, I am loved, I am loving, I am surrounded by all things that are unique and divine. क्यों नहीं आएगा? हर चीज़ आप जहाँ कदम रखोगे वहाँ लकी हो जाओगे। आप खुद को प्यार करने लगोगे, you will attract those vibes जिसमें लोग ऐसे आएंगे आपके environment में जो आपसे प्यार करेंगे। आपको ऑल ऑफ अ सडन लिफ्ट में कोई बोल देगा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, विल यू गो आउट ऑन अ डेट विद मी? देन यू कैन चूज वेदर यू वांट टू गो और नॉट। सेल्फ लव खाने में करो। आप खाना बनाते हो लड़कियां, आई कुक वेरी टेस्टी फूड, आई डू माई वर्क ब्यूटिफुली, मेरा काम बहुत वंडरफुल है, माई बॉस इज अप्रूविंग मी, माई बॉस लाइक्स माई वर्क, आई एम हाइएस्ट पेड एट माई जॉब, मेरे को इसके आगे काम आ रहा है, मेरे को काम से काम आ रहा है, मुझे रेफरल्स आ रहे हैं। लड़कियों के लिए मैनिफेस्टेशन इज वेरी इजी, क्योंकि हमें बात करने का शौक होता है, और जब सेल्फ टॉक मिरर के आगे हो जाए। जैसे आपने सेल्फ टॉक की बात करी, मिरर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, मिरर टेक्निक जिसको बोलते हैं। तो इसमें लड़कियां, आपने ये कहा कि अपने आप से बात करें, खुद को, एक्चुअली उनको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो उनको बताए आप सुंदर हो, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कैपेबल हो या नहीं आप हो। अपने आप को सुंदर बोल के निकलोगे ना मिरर से, तो आपको पूरे रास्ते भर में 100 लोग बोल देंगे। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप मेल्स के लिए कुछ? देखो, मेल्स के अंदर मैंने जो आजकल देखा है, मेल्स के अंदर फीमेल से ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी कि मे बी वी आर नॉट गुड इनफ, हमारी वैल्यू छोड़ के चली जाएगी, फाइनेंशियली इनफ नहीं है। हाँ, ये लैक ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो मैं लड़कों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, आपकी लाइफ में वॉट एवर रिलेशनशिप यू हैव विद योर डैड, सबसे पहले तो उसको हील कीजिए, बिकॉज वहाँ का जो एक ब्रोकन सेगमेंट होता है डैड्स के साथ, वो हील होता है ना, तो आपका जो मेल पैटर्न होता है फैमिली में एक तरीके के दुख को अट्रैक्ट करने का, वो हील हो जाता है। और ये सिर्फ बैठकर बात करने से होता है, पितरों की फोटो को ढंग से सही जोन्स में लगाने से होता है। और इनसिक्योरिटी के लिए सबसे पहले लड़कों को ये बोलना चाहिए, आई एम सिक्योर, आई हैव इनफ मनी, माई फैमिली सपोर्ट्स मी। अपने आप को देखकर बोलना कि मैं अच्छा जी रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छी लड़की आएगी। हाँ, एंड सेकेंडली स्पेशली फॉर मेल्स, बिकॉज उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो सेल्फ टॉक करें, तो उनके केसेस में मैं स्पेशली उनको बोलती हूँ, सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी सांसों को, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो कि आपका ब्रेथ क्या बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है। अपनी ब्रेथ को बैलेंस, इक्वलाइज करने की कोशिश करो और फिर बेड से उतरो। जैसे आपने अभी सांसों की बात की, बैलेंस्ड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सांसें बैलेंस्ड हैं? इस टाइम हमें तो बेड से उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सब चीज़ें? देखो मैम, इसका ना मोटा मोटी रूल ये है कि हमारी जो सांसें हैं, नाड़ी हैं 3 टाइप की, जो मेजर नाड़ीज हैं स्वर की, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा इज मोर ऑफ फेमिनिन, मदरली, माँ वाली एनर्जीज है। जो पिंगला है, सूर्य नाड़ी बोलते हैं उसको, वो बहुत गर्म और वार्म होती है।
जो गर्म नाड़ी से हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, कुछ करने जाना है, गाड़ी चलानी है, लॉन्ग बहुत मेजर डिसीजंस लेने हैं लाइफ के, तो वो हम पिंगला में लेते हैं। ईड़ा चंद्र नाड़ी होती है, इसमें सॉफ्ट डिसीजंस, लव, इमोशंस, बच्चों से प्यार करना, तैयार होना, गर्लफ्रेंड से बात करना, वो हम चंद्र नाड़ी में करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में मेडिटेशंस करते हैं हम लोग। किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, स्पेस एलिमेंट होता है बेसिकली। मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी होती हैं सुषुम्ना नाड़ी में। तो कैसे पता चले, तो जब भी आप सांस को ऑब्जर्व करते हो तो हाथ रख के देखिए कि वो गर्म है या ठंडी है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, सेंट्रल है। तो ऐसे धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ओके मैम, जैसे अभी आप बात करें कि नाड़ी के थ्रू मतलब हम अपनी सांसों के थ्रू भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? आपको मैं एक बहुत बेसलाइन, स्ट्रीमलाइन, जेनरिक एक चीज बताती हूँ जो आपके व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा। देखिए, एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। पेड़ होता है, उसके एक ट्रंक होता है, ऊपर पूरी शाखाएं होती हैं। जब पेड़ की जड़ें नीचे जमीन में जाती हैं, धरती में, मिट्टी में जाती हैं, तो वो उसको होल्ड कर लेती हैं और वहीं से सारा पानी, खाद, नरिशमेंट लेके पूरे पेड़ को ग्रो और नर्चर करती हैं। हम मेडिटेशन में यही प्रोसेस लेते हैं। ये बेस फॉर ऑल मेडिटेशन है। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, एक तो ऐसी जगह पर बैठे जो शांत है, काम्ड है, जहाँ शोर शराबा ना हो, बहुत रोशनी ना हो, उस पोस्चर में बैठकर चाहे आलती पालती मारिए, चाहे लेट जाइए, ये इमेजिन करिए कि पैर के तलवों से आपके रूट्स निकल रहे हैं, जड़ें निकल रही हैं जैसे पेड़ की निकलती हैं। और वो धीरे 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 ओशंस को क्रॉस करके, मिनरल्स को, सॉइल को क्रॉस करके मदर अर्थ के दिल के अंदर जाके वो जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। इससे क्या होगा कि माँ धरती की दिल से आपकी एनर्जी होगी और वहाँ से आप सोख कर सकते हो एनर्जी। धीरे धीरे वो आपकी जड़ों से आएगी, आपकी पिंडलियाँ, घुटने, काफ मसल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेट, सारे में आकर आपके चेस्ट से आपके हार्ट तक माँ धरा की पिंक एनर्जी को ले आइए। उसके बाद आप ये इमेजिन करिए सूर्य देवता या शिवजी देवता से एक वाइट बीम ऑफ एनर्जी ऊपर के सारे चक्रास को क्रॉस करती हुई क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा से आपके दिल में आ रही है। तो जब मदर अर्थ की लविंग पिंक एनर्जी और ऊपर से वाइट एनर्जी मिक्स होके एक बॉल ऑफ एनर्जी आपके हार्ट में क्रिएट करेगी, तो इट विल बिकम मैजिकल। वो बहुत इनलाइटेंड और लाइट वाली एनर्जी बॉल बन जाएगी। और इमेजिन करो, ये जो बॉल ऑफ एनर्जी आपके हर सेल ऑफ द बॉडी में जा रही है, हर एक सेल वो लाइट एनर्जी बन रहा है, बॉल ऑफ एनर्जी है। और जब ये बॉल ऑफ एनर्जी इनलाइटेंड होगी ना, सोचो छोटी छोटी बॉल्स फेरी टेल जैसी आपकी पूरी बॉडी में है, तो स्टक एनर्जी, स्टक इमोशंस, गिल्ट, शेम, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सब कुछ वहीं मेल्ट हो जाएगा। तो आप इस मेडिटेशन में म्यूज़िक की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप करो। उसके बाद धीरे धीरे बोलिए कि जितनी एनर्जी मुझे चाहिए आज के दिनचर्या के लिए वो रखिए। बाकी एनर्जी मदर अर्थ में, माँ धरा के पास जाइए, शिवजी या भोलेनाथ के पास जाइए एंड अपने आप को ओम सिंबल के साथ प्रोटेक्ट कर लीजिए 3 बार। जो लोग एनर्जी चैनलिंग में ज़्यादा हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। हम जैसे आपने पूरा मेडिटेशन का एक नया प्रोसेस बताया, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेडिटेशन किया और समझा है, आप तो मेडिटेशन में खो ही गए थे मेरे साथ। हाँ, मेरे बताते बहुत ध्यान लगा रही थी मैं कि जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया ना, हमने जैसा सुना और पढ़ा, थोड़ा बहुत किया भी है, खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हमें ये सिखाया गया कि आलती पालती मार के एक शांत जगह पे बैठ जाओ आसन पे और थोड़ा अंधेरा हो उस जगह पर और पूरा फोकस करो। और जब आप फोकस करोगे ना, आपको ब्लैक डॉट नजर आता है जिसपे आपको पूरा अपना सेंटर बना के जिसपे सोचना होता है। और कई बार ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जब आप फोकस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ ऐसे पिक्चर रील की तरह आपके साथ चल रही होती है। आपको फोकस नहीं है, आपके क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जिंदगी में, दोनों साइड पे वो चल रहे होते हैं और सामने सेंटर होता है जिसपे आपको फोकस करना होता है। तो मैं तो आज तक मेडिटेशन को वही समझ रही थी कि आपको किस तरह करना है। मैम ये तो ना एक ही माँ के बहुत सारे बच्चे हैं, माँ के लिए तो सब फेवरेट है। कोई मेडिटेशन आपके लिए काम करेगी, कोई किसी और के लिए करेगी। तो ये तो व्यूअर्स और ऑडियंस को खुद चूज करना है व्हाट वर्क्स फॉर यू। दिस हैज बीन माय बेस्ट सेलर, ये मेरे लिए काम करता है, मेरे सभी क्लाइंट्स को बहुत मौज देता है। आप भी बैठे बैठे खो गए थे। हाँ जी। क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे नहीं जा रहे हैं, इसमें हम प्योर एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं।
और हम लास्ट में अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं तो कई केसेस में एंजल फेदर भी लगा देती हूँ उनके ऑरा पे, ओम सिंबल डाल देती हूँ, सत्या डाल देती हूँ, रेकी सिंबल से सील कर देती हूँ। जैसे कि अभी आपने बात करी एंजल फेदर्स लगा देते हैं, एक्चुअली एंजल क्या सच में होते हैं? क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर मैं एंजल्स को मानती हूँ जो हमारे पूर्वज है, वो हमारे लिए एज ए एंजल काम करते हैं। हमारे जो जितने भी हमारी पीढ़ियों के पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। उनको पिक्चराइज फॉर्म में हम पूछ सकते हैं या उनको याद कर सकते हैं, उनके नाम से उनको बुला सकते हैं। तो आपके लिए फरिश्ते किस तरह काम करते हैं? मैम ये बहुत एप्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, जो हमारे पूर्वज हैं वो धरती पे जन्म ले चुके होते हैं और वो क्रॉसओवर कर चुके होते हैं। वो पूर्वज पितृ होते हैं हमारे, वो एंजल्स नहीं होते। आप उनको प्यार से एंजल्स बोल सकते हो, बट एक्चुअली वो ह्यूमन इनकारनेटेड होते हैं। जो एंजल्स होते हैं वो कभी भी धरती पे इनकारनेशन नहीं होते हैं, वो धरती पे पैदा ही नहीं होते हैं। हमारा जो अभी का सिनेरियो है वो 3rd डायमेंशन में धरती चल रही है, और ये जो एंजल्स होते हैं 5th डायमेंशनल 7th डायमेंशनल के बींग्स होते हैं। मतलब हम उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो बहुत इवॉल्व होता है 5 सेंसेस, हमारे कान, नाक, आँख, स्किन, टंग, जो इन चीज़ों में इवॉल्व हो जाता है, मतलब इनकी सेंसरी को डेवलप कर लेता है, वो एंजल्स को अपने तरीके से फील करता है। जैसे कोई क्लैरवॉइंट है, कोई देख सकता है, कोई सुन सकता है, कोई सिर्फ फील करेगा, किसी को टेस्ट आ जाएगा एंजल्स का, कोई ट्रांसपेरेंट बीम ऑफ लाइट दिखेगा, बट जो इवॉल्व है। तो जो एंजल्स है ना वो ह्यूमन इनकारनेटेड नहीं होते हैं, वो हायर बींग्स होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं बिल्कुल। उनकी ट्रांसलूसेंट एनर्जी होती है, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल होते हैं, और हर ह्यूमन बींग्स के एटलीस्ट एक गार्डियन एंजल ज़रूर होता है। उनको इन्वोक करना पड़ता है, उनको बुलाना होता है, क्योंकि उनके रेल्म का एक रूल है कि विदाउट आस्किंग दे कैन नॉट हेल्प अस। क्योंकि जैसे आप नॉर्मली फैमिली में जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं ना कि हमारे तो फरिश्ते हमारे साथ हैं, मतलब वो पूर्वज को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं कि हमारे लिए फरिश्तों का काम ये कर रहे हैं। बस से आज एक बात क्लियर होगी, फरिश्ते अलग हैं, आप जिनको फरिश्तों का नाम देते हो वो चीज़ अलग है, और जो आपके पितृ हैं वो अलग है। दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करते हैं, बट दोनों का एक बोल सकते हैं लेवल अलग अलग है। लेवल सबका सेम है, सब पूरा परमात्मा यही चाहता है कि आप अच्छे रहो, खुश रहो, सुखी रहो। जो पितृ हैं हमारे को, हमारा डीएनए होता है। पितृ जो है, डीएनए का मतलब ये है कि जो हमारा अस्तित्व है, जो कोर है, वो हमारे पितृ हैं। अब देखिए ना, डायनासोर के भी तो एक्सटिंक्ट हो गया, बट ह्यूमन बीइंग्स अभी तक चल रहे हैं, मतलब हमारे पितृ स्ट्रांग है, हमारा डीएनए स्ट्रांग है। तो पितृ तो बैकबोन है हम सबकी। और पितृ देखिए एक डिवाइन होता है, एक डिविनिटी होता है जो ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है। तो ऊपर वाले और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं। ओके हम जैसे अभी हमने पितरों की बात करी, आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे पितरों की फ़ोटो हम साउथ में लगा देते हैं, आप कोई भी डायरेक्शन आप जो बताते होंगे, क्या हम जिंदा लोगों की फ़ोटो भी साउथ में लगा सकते हैं? मैम साउथ वेस्ट में लगती है पितरों की फ़ोटो, क्योंकि साउथ वेस्ट में 2 देवताज होते हैं। मृगा बेसिकली एक असुर है, मृगा और पितृ, ये 2 साउथ वेस्ट की एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। तो जो पितृ जोन है, पितृ जोन में पितरों की फोटो लगती है गोल्डन फ्रेम में। वहां से हमें उनकी ब्लेसिंग्स मल्टीफोल्ड्स मिलती हैं, क्योंकि वो हमें हमारी ग्रेविटी से, जड़ों से जोड़ देते हैं। साउथ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व होता है। अब फैमिली फोटोज भी साउथ वेस्ट में लगाते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स का जोन है। तो जिससे रिलेशनशिप अच्छा करना है हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं। जैसे हमने कई बार सुना ना कि पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए, बट होता है कि किसी के घर लगी हो ना तो लोग सीधा बोल देते हैं नहीं, यहाँ पे तो जो लोग चले जाते हैं ना उनकी फोटो लगती है, जो जिंदा है मतलब जिनमें जीवन है उनकी फोटो यहाँ पर नहीं प्लेस्ड होती है। नहीं, आप लगा सकते हैं। और जैसे बच्चों की फोटो है, उनके साथ फैक्टर क्या होता है, फन, एंटरटेनमेंट, जॉयफुल करना है, तो हम उसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। जिन फैमिली मेंबर से आपको सपोर्ट चाहिए कि वो आपकी मदद करें, उनको हमें नॉर्थ वेस्ट में लगाना होता है, सपोर्ट जोन में। तो प्रयोजन क्या है फैमिली मेंबर्स का? अगर आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स करनी है, इंटीमेसी अच्छी लेकर आनी है, तो एक जोन होता है नॉर्थ वेस्ट जोन, जो कि कामुकता का जोन होता है, उसके अंदर कपल्स की फोटो लगा। और जिसको कंसीव करना हो उनकी फोटो भी वहाँ लगा सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो पर्जन्य देवता पर रूल होता है। वहाँ पर पर्जन्य देवता फर्टिलाइजर होते हैं, खाद्य सामग्री होती है। तो कोई भी सॉइल या कोई भी जमीन जो
उपज नहीं कर पाती, हम उसमें खाद डाल के उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर्जन्य देवता पर काम करने से फर्टिलिटी और कंसेप्शन, बच्चा पैदा होने में मदद होती है। अब जैसे आपने बताया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब वहाँ पे हम फोटो फ्रेम लगाए या पर्टिकुलर कपल वहाँ सो रहा हो तो भी इफेक्टिव है? मैम देखो, अगर वहाँ पर लाल रंग है बहुत ज़्यादा, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीला रंग है, ग्रे कलर है, तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा स्थान है मतलब आपने स्टोरेज किया हुआ है, सड़ा के रखा हुआ है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। अगर वहाँ पर मैंने बहुत बार देख रहा है कि इन्फ्लेमेशन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो क्या वहाँ पर गंदा पानी है? क्या आपके वाटर टैंक साफ नहीं हो रहे? अंडरग्राउंड वाटर टैंक साफ नहीं हो रहा? क्या आपका वाटर डिस्पेंसर खराब पड़ा है वहाँ पर? आपको ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उस जोन में चेक करके, बैलेंस करके नलीफाई करके वहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी है। मैम जैसे अब थोड़ी सी वास्तु की बात कर ली तो मैं 2-4 चीज़ें और पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे बोला जाता है कि किचन साउथ ईस्ट में ही बेस्ट होती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको साउथ ईस्ट की किचन सूट नहीं करती, ऐसा क्यों? मैम साउथ ईस्ट की किचन सूट नहीं करने के 2 रीजन हो सकते हैं। साउथ ईस्ट एक अग्नि जोन है। अगर अग्नि जोन बढ़ा हुआ है बार्ट चार्ट में, मतलब उसका एरिया ज़्यादा है बाकी सब एरिया से, तो साउथ ईस्ट में अग्नि ज़्यादा होने से नुकसान, एक्सीडेंट्स, पैसे का लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर काला रंग या ग्रे कलर आ गया, क्योंकि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में आप अग्नि में पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेड बटर अर्नर है, जो घर में पैसा लेकर आ रहा है, गैस मंगल की एनर्जी है, तो क्या मंगल साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि एक राशि के जोन को डिटरमाइन करती है, वहाँ पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं दे रहा? जैसे मार्स का 180 का एस्पेक्ट हो या 90 का एस्पेक्ट हो, तो वहाँ गैस थोड़ी तंग कर सकती है। हाँ, अपने एस्ट्रो वास्तु है ना, अपने कुंडली भी बेसिकली कुंडली भी डाल दी है कि उसका इम्पैक्ट कहीं गलत ना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि ना बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि सब टीवी में देख कर या यूट्यूब पर देख कर कहते हैं नहीं साउथ ईस्ट की किचन बेस्ट है, यहाँ बनवा लेते हैं, बट उनके घर फिर इशूज होता है, हेल्थ इशूज ज़्यादा देखे हैं, बीपी के इशूज हो जाते हैं। मतलब जो फैमिली का मेन हेड होता है, एक्चुअली मैंने उस इश्यूज उनके साथ ही देखे, उनको बीपी की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैम बीपी की दिक्कत आती है ईस्ट और साउथ ईस्ट की किचन से। जो साउथ ईस्ट से थोड़ा सा पहले का जोन है, वहाँ पर गैस होने से थायराइड, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म आता है। और मैम एक चीज़ बहुत इम्प्रैक्टिकल भी हो गई है कि हम साउथ ईस्ट की किचन है तो तुड़वा के इधर करें उधर करें। इस केस में महावास्तु बहुत काम आता है, क्योंकि वो नॉन डिमोलिशन, बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज करता है। अब ये ईस्ट और साउथ ईस्ट की किचन में गैस रखा है, सिम्टम्स हैं, तो क्या पूरा गैस तोड़ेंगे? नहीं, उसके नीचे एक हरा पत्थर रख सकते हैं अगर वो तंग कर रही है, तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए। जैसे कि हमने इतनी सारी बात कर ली, कि हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, कि हम किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, तो आपने सब प्रोसेस बता दिया, बट उन सब से निकलना है कैसे? मतलब हीलिंग कैसे करनी है अपने आप को? मतलब सर्वाइव कर रहे हैं हम, उस चीज़ से बाहर कैसे आए? देखो मैम, सफ़र करना ना आपकी अपनी चॉइस है। जब परमात्मा ने आपको बना के भेज दिया तो वो आपको सफ़र करने के लिए नहीं भेजता है। कौन पेरेंट चाहता है, कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सफ़र करे? कोई भी नहीं। आप अपने अंदर ही इतनी खिचड़ी, इतनी स्टोरीज बना लेते हो कि आप ही सफ़र करते हो। और ये जर्नी हीलिंग टू पेन टू हीलिंग टू हील्ड का एक जर्नी होता है। इसके स्टेजेस होते हैं। पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि पेन ही क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सेल्फ वर्थ की, तो आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है या लैक ऑफ सेल्फ लव है। तो सबसे पहले ये तो एक्सेप्ट करो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपके तालमेल का ही नहीं है। आप कुंडलियाँ मिला लो, बट अगर आपकी वाइब्रेशन ही नहीं मैच कर रही है बंदे से, वो कहते हैं ना योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स, अगर आपके बंदे से वाइब्स ही नहीं मैच कर रही हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसे चलेगा? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपके अंदर फियर है, शेम है, गिल्ट है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव नहीं है, या कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, उसको समझो, एक्सेप्ट दैट थिंग, फॉरगिव दैट थिंग, मूव ऑन। जब आप इस मूव ऑन की जर्नी में होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं, नेगेटिविटी छूटती रहती है, आप ट्यून होकर एक पॉजिटिव स्टेट पे आते हो।
जिस पॉजिटिव स्टेट पर आप आके खड़े होते हो, उस समय से उस नई ज़िंदगी को इमेजिन करो, जियो विद फुल इमोशंस कि मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं नई जॉब में जा रही हूँ, मेरे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मेरा हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ता है, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आता है, छोड़ने आता है, मेरे को लव करता है, केयर करता है, कंपैशनेट है, और वही ज़िंदगी फिर मैनिफेस्ट होगी। आपने ये सुना है ना, आस्क एक्शंस। तो आर यू टेकिंग रेलिवेंट एक्शंस? सोच लिया, इमोशन दे दिया, बट क्या आप वो एक्शन कर रहे हो? क्या आप अपने जॉब में 100% दे रहे हो टू गेट दैट एक्सपीरियंस फॉर द हायर जॉब? एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझ गई, जैसे आप कहना चाह रहे हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आप उसके लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो कैसे ही आप उसको डिजर्व करते हो, मतलब कैसे ही रख सकते हो। हम जैसे अभी आपने बोला ना कि मूव ऑन करो उस चीज़ से, हम लोग बोल देते हैं मैं हो गया, आप हो गया, कोई भी हो गया जो इस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जो इस सिचुएशन में फंसा होता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप में, जिसमें से एक मूव ऑन कर जाता है, दूसरा बंदा बहुत बुरी तरह स्ट्रक हो जाता है, जिसको हील करने के लिए उसको कभी किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी का पूरा जीवन लग जाता है। बट ऐसा क्या करें, मतलब सेल्फ वर्थ को समझने के लिए वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट, सिर्फ देखो हम कहते हैं कि आप अपने आप को एनालाइज कराओ, आप बहुत बेस्ट हो, आप खुद से प्यार करते हो, बट वो सिचुएशन में ऐसी होता है ना, उस टाइम वो सब नहीं कर पाता है, तो कुछ वहाँ पर मैम एक प्रोफेशनल हीलर आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपको होल एंड कंप्लीट बनाया है, संपूर्ण और पूर्ण बना के भेजा है। बट कभी ज़िंदगी में, जैसे आपने बोला, ऐसी सिचुएशंस आ गई जहाँ अपना मनस काम नहीं कर रहा, अपना दिल उल्टा जा रहा है, तो एक प्रोफेशनल हीलर आपकी हेल्प करता है। वो कोई ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा होता जो आपने कभी सुनी नहीं होती है। आप जैसे कल्ट में है, आप भी बोलते हैं ये तो मुझे पता ही था, मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे पता ही था, बट उसके कहने से मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट आ गया। तो आप हेल्प लीजिए, उसकी एडवाइस पूरी सुनिए, सरेंडर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आ जाएगा। मैम, लेट गो करना सिर्फ अपने हाथ में होता है। और लेट गो तब होगा जब, मैंने जैसे अभी बात की, दूसरों को माफ़ करो। और मैम एक बात और समझो, जब सेल्फ लव होगा ना, तो गलत इंसान अपने आप चला जाएगा। वाइब्रेशन चेंज, ग्रोसरी शॉप पे सोना नहीं मिलेगा, सुनार के सोना मिलेगा। अगर आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करके अट्यून टू हायर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, ऑफ करुणा, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, पैशनेट लव, अच्छा बड़ा घर, एक अच्छी फैमिली, कपल फोटोग्राफ्स को इमेजिन करो, जियो, तो अच्छे रिलेशंस भी मिलते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हम रिलेशनशिप जो खराब होते हैं उन्हें हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्रेशन देकर, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो सब होता है हमारे साथ। और इस चीज को हम रोक सकते हैं, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करके। सिर्फ मैम रिलेशनशिप्स नहीं, आप पैसा, प्रॉफिट्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, MNCs में जॉब्स, आप अपना काम धंधा, रिलेशनशिप्स विद योर पेरेंट्स, बॉसेस, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सासों के साथ रिलेशनशिप्स भी ठीक कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की हेल्थ, जिसमें आप हेल्दी, वेल्दी और वाइस हैं, जस्ट बाय गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स एंड गुड इमोशंस ठीक कर सकते हो। उसके लिए मेडिटेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिरर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमारे हीलिंग का काम करेगा। यस। ओके, सारी तो बात में रिलेशनशिप का, चलो हमने पैटर्न समझ लिया कि हम जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे या हम खुद को सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को, एक होता है ना कि जैसी चीज़ें हमें चाहिए हम खुद को वैसा बनाएंगे तो सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मतलब खुद जाकर नहीं करना पड़ेगा वो सब। तो मैम ये सब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आ गया। अब हम एस्ट्रोलॉजिकल या वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी रेमेडीज जिसके थ्रू अगर हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, वो उपाय या रेमेडी हम कर सकें, कुछ बिल्कुल, ऐसा? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैम, वास्तु में ना एक जोन होता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन, जिसको SSW जोन बोलते हैं। ये जो जोन होता है, इसका असली तात्पर्य होता है डिस्पोजल, जो फ्लश आउट करने का जोन है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी एक इमोशन को, किसी एक सिचुएशन को, परिस्थिति को नहीं अपनी जीवन से हटा पा रहे हो, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उसकी एक पर्ची बनाकर साउथ वेस्ट में रख दो, वो सिचुएशन निकल जाएगी। एक छोटा सा प्रिंट आउट पॉट का साउथ वेस्ट में लगा दीजिए, एक छोटा सा मैन्युक्विन पॉट का वहाँ लाके लगा दीजिए, विद द थॉट कि मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ, वो आपका रिलीज हो जाएगा। एक खाली येलो कलर का
गमला भी जो जिसमें फूलदान जिसे बोलते हैं, पीले रंग का खाली फूलदान भी साउथ वेस्ट में लगा देने से हो जाता है, रिलीज लेट गो हो जाता है। मैम इसके अंदर एक चीज़ और समझनी है, क्या वो जो लेट गो है, जो परेशानी है, परिस्थिति क्या ज़्यादा सोचने की वजह से आ रही है? क्या आप ओवर एंजाइटी में सोच रहे हो या बार बार एक सिचुएशन को सोच रहे हो? तो फिर उस केस में ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन घर का वो भी बैलेंस करना होता है। क्या आप डिप्रेस्ड तो नहीं हो? डिप्रेशन मतलब एक वो ब्लैक होल लाइफ में कि आप जिंदगी आगे बढ़ रही हैं, आप वहीं के वहीं अटके हुए हो। तो उस केसेस में वास्तु के पर्सपेक्टिव से वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन को बैलेंस किया जाता है। अब आपने पूछा एस्ट्रो तरीके से, तो मैम हमारी कुंडली के ना भाव होते हैं 6, 8 और 12। अगर वो पहले भाव से कनेक्ट हो जाते हैं तो बंदे को एक छोटे टाइम की बीमारी आती है, कोई लंबी बीमारी आ सकती है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो लेट गो नहीं करना एक मानसिक तनाव होता है। एक नॉर्मल इंसान फिजिकली आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा, बट मानसिक तरीके से वो बहुत बीमार है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है क्या उसका चंद्रमा पीड़ित है, छठे घर में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, पहले भाव से कनेक्टेड है, क्या मून की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है इस पे, या चंद्र की कोई राशि वहाँ पर है। तो मन को संभालना ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी होता है। ओके मैम, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिकल बोला कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को संभालना, मन से याद आया, और आपने अभी बात करी डिप्रेशन की, तो आजकल की जनरेशन, मतलब आजकल की जनरेशन में कोई भी है, चाहे यंग है, ओल्ड है, किसी भी टाइप का बंदा है, वो इतना डिप्रेस और एंग्जाइटी से भरा हुआ क्यों है? मतलब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा उसे कहीं। मैम क्योंकि वो भागता जा रहा है, भागता चला जा रहा है सिचुएशन से, समय से। आप देखिए ना हमारी दादी नानी के टाइम पर वो परांगण जहाँ पर सब लोग रात को चौपाल में बैठते थे, खटिया लगा के, वो जो शांति और जो सुकून मिलता था, जो अपनापन, जो ममता मिलती थी, क्या वो हमारे बच्चों को आज के टाइम पे मिलती है? नहीं। वो आप देखिए हमारे जो दादी नाना बाबा हुआ करते थे, वो सिर्फ सर पर हाथ रख दिया करते थे, उसी से कितनी शांति मिलती थी। क्या वो वाइब्रेशन आप आज महसूस करते हैं उनके जाने के बाद? नहीं। हमारे बच्चों को वो नहीं मिला, वो भाग रहे हैं और वो अनरियलिस्टिक चीज़ों पर भाग रहे हैं। अब बताइए ना, खाने की चीज़ में मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं करती हूँ, बट हमारे समय पर खिचड़ी दलिए खाना हमारे लिए कितना आहार, कितना पोषणमय था। आज की डेट में मैदा, मोमोज, पिज़्ज़ा बेस्ड मैदा, क्या ये हेल्दी है? हमारा शरीर काम करता है माइंड, बॉडी, सोल पे। आप मनस से क्या सोच रहे हो, आप शरीर में क्या डाल रहे हो, वही तो इवेंचुअली आपकी आत्मा को नर्चर करेगा। हमने अभी जब से हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी माइंड की कि अपने माइंड को ठीक करो। आपने जो बात उठाई बच्चे भाग रहे हैं, क्या बच्चे उस भागने पे सही समय पर सही खाना अपने बॉडी में डाल रहे हैं, शरीर को नर्चर कर रहे हैं? क्या वो अपने सोल को नर्चर करने के लिए अपनी पसंदीदा हॉबी के लिए टाइम निकाल रहे हैं? क्या वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं? क्या वो अपनी कुरान पढ़ रहे हैं? क्या वो अपनी सिखिज्म की बुक पढ़ रहे हैं? क्या वो अपनी जड़ों से कनेक्टेड हैं? मतलब आपका मतलब समझे, आप कहना चाह रहे हो कि जो आजकल के बच्चे हैं, कोई भी इंसान है, वो रियलिस्टिक चीज़ों के लिए ज़्यादा भाग रहा है, अनरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पीछे ज़्यादा भाग रहा है। चाहे वो घर हो गया, गाड़ी हो गया, पैसा हो गया, सबको पैसा कमाना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी खुशियाँ हो गया या अपनी लाइफ हो गया या ब्लेसिंग हो गया बड़ों की, वो सब पीछे भूलता जा रहा है, उसको बस आगे बढ़ना है। आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन में है इस टाइम ना, कि मुझे इससे ज़्यादा कमाना है या इससे आगे निकलना है, किसी ना किसी के साथ किसी मतलब compete ही कर रहा है वो जीवन के अंदर। मैम कंपटीशन का कोई अंत नहीं है, ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। आपने देखा एक समय वो भी था कोविड का, जब लोगों ने मिनिमलिस्टिक जीवन को जिया और खूब शांति से जिया। मिनिमलिज्म जिसने अपना ली वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है। जो भाग रहा है वो आज 10,000 की एक ब्रांडेड टी शर्ट लेगा, कल वो 20,000 की लेगा, कल वो 50,000 की लेगा, कल को वो 1 लाख की भी लेगा। इसका कोई अंत नहीं है। कंपटीशन किसी से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन खुद से होना चाहिए। कंपटीशन खुद से खुद का होना चाहिए कि आज से हम एक बेहतर पर्सन बन के निकलेंगे अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने आसपास के लोगों के साथ में।
Okay. आपने सुना है मैनिफेस्टेशन और सेटिस्फैक्शन दोनों में एक्शन आता है, तो क्या आपका एक्शन सही दिशा में जा रहा है या आप एक कंपटीशन में एक भेड़ चाल में भागते चले जा रहे हो? वो कहीं नहीं लेके जाएगा, वो एक दिन आपको वहीं रोक देगा, और जिस दिन रोक देगा उस दिन आपको परमात्मा समझ देगा, और फिर आपको रिवर्स में आके मिनिमलिस्टिक लाइफ टाइम वापस अपनी जड़ों पे जाना पड़ेगा, वापस अपनी दादी नानी मम्मी चाची बुआ के पास ही जाना पड़ेगा, वापस से सिंपल आहार व्यवहार पर आना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको रूटीन में फॉलो किया जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए एक्यूरेट एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको मैनिफेस्टेशन करनी हो या उससे सर्टिफिकेशन चाहिए हो, लेकिन सब में एक्शन इन्वॉल्व है। देखिए आपके चैनल का नाम भी कार्मिक क्रिया ही है। कर्मों से क्रिया कीजिए, एक्शन को करिए, अपने कर्मों से अलाइन करके अपने एक्शंस को कीजिए। मैम अपने कार्मिक कृत्य का जैसे बताया कि इसका चैनल का नाम ही ऐसा है कि कर्मों से क्रिया कीजिए ऑब्वियसली। तो जैसे कि आपने कहा कि कार्मिक कृत्य का आपने पूरा जैसे डिफाइन किया कि कर्मों से क्रिया करते रहे, मतलब कार्मिक रहें, कर्म करते रहें। तो मैं कहूँगी हर बंदा कोई ना कोई कर्म कर रहा है, ठीक है, अपनी जनरल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए वो कर्म तो कर रहा है, पर वो फिर भी इतना ज़्यादा पीड़ित क्यों है? मैम ये ना कलयुग है, कलयुग जा रहा है सतयुग की तरफ। तो जितना पीड़ा आ रही है ना, बस उसको बस एम्ब्रेस कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और उससे ना बस उसका निदान पालो, उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो, अपने से निकाल दो, और इतना भर भर के निकाल दो कि आप एक प्योर लाइट ऑफ एनर्जी बन जाओ। किसी से द्वेष है, घृणा है, धोखा मिला है, किसी ने चोरी कर दी, रिलेशनशिप नहीं चला, किसी ने पैसा मार लिया, उस सिचुएशन को माफ करो, आगे बढ़ो। सो कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, तो फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी बॉडीज को हल्का करो, शांत करो अपने आप को, और आगे बढ़ो। जितना लाइट होगे, हल्के होगे, उतना आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा, सफरिंग इज़ अ चॉइस, सफरिंग इज़ नॉट इन्फोर्स्ड ऑन यू। मतलब कोई आपको बोलता नहीं है कि आप सफ़र करो, सफ़र करो, सफ़र करो। हमारे इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको कैंसर भी हुआ, अगर आप उनकी जर्नी देखो तो कैसे हंसते खेलते उन्होंने कैंसर जैसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी मात दे दी अपनी लाइफ स्पिरिट से। तो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, कार्मिक कृत्या जैसे अपने कर्मों को अलाइन करके करते चलो। ठीक है, जैसा कि मैम ने कहा कार्मिक कृत्य की तरह अपने कर्मों को अलाइन करते चले, तो आप भी फॉरगिव करें जो जिन जगहों पर हैं, जिन लोगों के साथ आप स्टक हो गए हैं, जिनको माफ़ नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़े। आज का पूरा पॉडकास्ट इस पर हमने डिस्कस किया है कि हम किसी भी चीज़ को फॉरगिव कैसे करें और किसी भी चीज़ को जो हम चाहते हैं उसको जीवन में अट्रैक्ट कैसे करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और इनसे जुड़ने के लिए कार्मिक कृत्य को देखते रहिए। कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, जिसकी टैगलाइन यही कि कार्मिक रहें और कर्म करते रहें। जैसे कि आज अनुश्री मैम ने हमें बहुत कुछ बताया। मैम कैसा लगा आपको कार्मिक कृत्य पे आकर? मुझे हमेशा की तरह बहुत अमेजिंग फील होता है। एवरीबडी इज सो वंडरफुल, यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, एंड आई विश एवरीबडी, द होल टीम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।